हेलो एवरीवन, स्टडी विथ मी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार का ऐतिहासिक काल। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। तो ऐतिहासिक काल देखने से पहले हम आपको एक बार शॉर्ट में बता दें कि इससे पीछे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो इससे पीछे हम लोगों ने प्राचीन कालीन बिहार को देखा था, बिहार का कालक्रम को भी देखा था कि कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल, कांस्य युग, लौह युग और कैलकोलिथिक काल। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे ऐतिहासिक काल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐतिहासिक काल क्या है। तो ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें हमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं और इस स्रोत को पढ़ा भी जा सकता है। इससे पहले जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें हमें लिखित स्रोत नहीं प्राप्त हुए हैं। तो फिर अब आगे देखते हैं कि ऐतिहासिक काल को कितने भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे, यानी कि अपने पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटेंगे। तो पढ़ने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। तो 3 भाग कौन कौन सा है, तो चलिए फिर देखते हैं। तो उसका पहला भाग है प्राचीन बिहार। तो ऐतिहासिक काल का जो वर्गीकरण हुआ 3 भागों में, उसका पहला पार्ट है प्राचीन बिहार। इसका अगर समय काल हम देखें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दूसरा जो है वो जैन एवं बौद्धकालीन बिहार है, 600 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी। तीसरा है मध्यकालीन बिहार, यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1765 ईस्वी तक मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो प्राचीन बिहार, उसका पहला जो पार्ट है प्राचीन बिहार, उसको देखते हैं। तो प्राचीन बिहार हमारा कैसा था। तो प्राचीन बिहार जब हम लोग देखेंगे तो उसमें प्राचीन बिहार का शासन क्या था, शासन प्रबंध कैसा था, या फिर हम उसको ये बोलें कि उसका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है महाजनपद। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि महाजनपद से पहले हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल आया था। तो बिहार का हम देख रहे हैं, तो बिहार में हम इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत देखेंगे। बिहार से रिलेटेड इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसीलिए हमने यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के बारे में नहीं बताया है। लेकिन थोड़ा सा हम वैदिक काल में जाएंगे, देखेंगे कि यह महाजनपद कैसे बना। तो पहले जैन आया, जैन से जनपद बना और फिर महाजनपद बना। तो हम लोग देख लेते हैं। पहले जो वैदिक काल था उसका 2 भाग था, एक पहला वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल में जो हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, तो उसमें जो ऋग वैदिक काल था उसमें जन शब्द का प्रयोग जो हो रहा था वो राजनीतिक इकाई के रूप में हो रहा था। और फिर जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वहाँ से जन का जनपद हो गया, यानी कि जन शब्द जो था वो जनपद में बदल गया और जनपद शब्द का प्रयोग होने लगा। और फिर 600 ईसा पूर्व के आसपास कई जनपदों के मिलने से महाजनपद का निर्माण हुआ। तो हमने ये देखा प्राचीन बिहार का जो शासन प्रबंध था वो जन से जनपद और महाजनपद कैसे बना। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि महाजनपद बना तो इसका उदय कैसे हुआ, यानी कि ये उत्पन्न कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो वैदिक काल में आर्य जाति के लोग थे, उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में जो आर्य जाति के लोग थे, वो आगे जा कर के बाद में वो मिलने लगे और मिल करके जनपद का निर्माण किए, यानी कि जनपद के रूप में विस्तार कर लिया अपने आप को, और फिर महाजनपद बने। तो महाजनपद बनने के लिए फिर हम देखते हैं तो 6ठी शताब्दी के आसपास बिहार में लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था। और लोहे का प्रयोग जब स्टार्ट हुआ तो लोहे के प्रयोग से हम औजार बनाएंगे, हथियार बनाएंगे। अगर औजार बना रहे हैं तो कृषि क्षेत्र में विकास भी होगा, उपज भी होगी और इस तरह आर्थिक परिवर्तन भी होगा। तो ऐसे ही हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ और आर्थिक परिवर्तन के कारण हम उस टाइम का जो व्यापार और वाणिज्य था उसको बल मिला।
लोहे के हथियार के प्रयोग से शक्ति में अपार वृद्धि हुई। अब जब शक्ति में वृद्धि हो गई तो जो वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगा, यानी कि वैदिक कबीलाई बोले तो वैदिक काल में जो जब लोग रहते थे, तो मान लीजिए 10, 15, 20, 25 ऐसे एक गुट होता था, लोग रहते थे, उसमें एक हेड होता था, तो कबीला का हेड बोला जाता था। तो वो जो कबीलाई जनजीवन था उसमें दरार पड़ने लगी और फिर क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी, यानी कि ये इतना मेरा क्षेत्र है, ये इतना मेरा क्षेत्र है, ऐसे होने लगा। और इस तरह होने से फिर नगरों का निर्माण हुआ, लोहे का प्रयोग हुआ, कृषि व्यापार हुआ, वाणिज्य का बल मिला, फिर क्षेत्रीय भावना विस्तृत होने लगी और ऐसे करने से धीरे 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 नगरों का निर्माण शुरू हो गया। तो इस प्रकार जो उत्तर वैदिक काल में जनपद था वो महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। अब महाजनपद की कुल संख्या कितनी है? तो महाजनपद की कुल संख्या 16 है। तो 16 संख्या है। अब महाजनपद के बारे में हमें कहाँ से मिलता है, उसका जो भी उल्लेख है वो हमें कहाँ से मिलता है, किस स्रोत से हमको मालूम पड़ता है? तो महाजनपदों की जो उल्लेख है हमें बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से प्राप्त होता है, उसी तरह जैन ग्रंथ से भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। यानी कि महाजनपदों की जो जानकारी हमें मिली है वो बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ से मिली है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये पूछता है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, यानी कि अंगुत्तर निकाय दे देगा और पूछेगा कि ये किसका ग्रंथ है, मतलब जैन ग्रंथ है या बौद्ध ग्रंथ है, या फिर भगवती सूत्र दे देगा और बोलेगा कि ये किसका ग्रंथ है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे, उसकी राजधानी क्या थी और वर्तमान में उसकी मतलब स्थिति कहाँ पे है, अभी वो फिलहाल कहाँ पे है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो 16 महाजनपद में सबसे पहला है अंग। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। और ये कहाँ पे है? तो बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर में। दूसरा है काशी। काशी की राजधानी कहाँ है? तो वाराणसी। वाराणसी जो बरुड़ा और अस्सी दो नदियों के बीच स्थित है। और वर्तमान में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। उसी तरह हम अंग के बारे में देखें तो अंग जो है यहाँ का जो शासक था वो ब्रह्मदत्त था। बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। काशी भी हम लोग देख लिए कि ये इसकी राजधानी वाराणसी है जो उत्तर प्रदेश में है और बरुड़ा और अस्सी नदियों के बीच स्थित थी। तीसरा आया मगध। मगध की राजधानी राजगीर बोले या गिरिब्रज, यानी कि उसका पुराना नाम है राजगीर का ही, राजगीर या गिरिब्रज, और ये दक्षिणी बिहार में है। और इन 16 महाजनपदों में जो सबसे ताकतवर था, यानी कि सबसे विशाल जो निकला इसमें से उद्भव हुआ, वो था मगध। मगध जो है वो महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। और बाद में कालांतर में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। और मगध का अगर हम शासन वंश का देखें तो सबसे पहले हर्यक वंश ने इस पर शासन किया। आगे है कौशल। कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती या अयोध्या, और ये कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। सरयू नदी इसे दो भाग में बांटती है। उत्तरी कौशल इसकी राजधानी श्रावस्ती है और फिर दक्षिणी कौशल इसकी राजधानी कुशावती या फिर अयोध्या। और प्रसेनजीत यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। पांचवा आया चेदी। चेदी की राजधानी कहाँ है? तो सुक्तिमती, और ये कहाँ पे है? तो बुंदेलखंड यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में चेदी है। और चेदी के बारे में हम जाने तो इसके बारे में हम इतना बोल सकते हैं कि ये जो शक्तिमती इसकी राजधानी थी, महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मल। मल में भी दो पार्टों में है, इसका उत्तरी मल और दक्षिणी मल। उत्तरी मल की राजधानी जो है वो कुशीनगर है और दक्षिणी मल का पावापुरी है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। अगला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ है और ये मेरठ तथा दक्षिण पूर्व हरियाणा, यानी कि ये हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। और कुरु के बारे में और जाने तो देखते हैं हम, बुद्ध के समय यहाँ का राजा जो था वो कौरव्य था। नेक्स्ट है कंबोज।
कंबोज की राजधानी थी हाटक, जो कि अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। फिर आया अवंती। अवंती में उत्तरी अवंती का जो राजधानी था उज्जैन था, और दक्षिणी अवंती का जो राजधानी था वो महिष्मती था, यानी कि ये मध्य प्रदेश में है। फिर आया गंधार। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला, और तक्षशिला अभी फिलहाल कहाँ पे है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में है। फिर आया सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ पे थी? तो मथुरा थी, और मथुरा कहाँ है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। फिर आया पंचाल। पंचाल की राजधानी कहाँ है? इसकी भी दो है, उत्तरी पंचाल की अहिछत्र है और दक्षिणी पंचाल का कामीपल्ले है, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। फिर आया अस्मक। अस्मक की राजधानी जो थी पाटन या पोटन, ये आंध्र प्रदेश में है, और ये 16 महाजनपदों में एक ही ऐसा महाजनपद है अस्मक, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। चौथा है वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी है। कौशाम्बी कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। 15वां है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो विराटनगर थी, और ये विराटनगर कहाँ पे है वर्तमान में? तो राजस्थान में है। फिर आया लास्ट 16 बज्जी। बज्जी की राजधानी कहाँ पे है? उस समय कहाँ पे थी? तो वैशाली, और ये कहाँ पे है? तो उत्तरी बिहार में। और बज्जी के बारे में हम लोग देखें तो बज्जी यानी कि वैशाली जो इसकी राजधानी थी, बज्जी यह 8 राज्यों का संघ था, और यह एक गणतंत्र महाजनपद था। इसका एक प्रमुख संघ लिच्छवी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। मल भी एक गणतंत्र महाजनपद था। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, कभी कभी पूछ देता है कि बज्जी मतलब कैसा महाजनपद था? तो गणतंत्र महाजनपद था। ये पहला ऐसा जनपद था जो गणतंत्र था। तो ये हम लोगों ने देखा 16 महाजनपद और उसकी राजधानी, और वर्तमान में कहाँ है। इसमें हम एक लास्ट पॉइंट बता दें कि कभी कभी पूछ देता है या फिर पूछ देगा कि 16 महाजनपदों में बिहार में कुल कितने थे। तो 16 महाजनपदों में बिहार में कुल 3 थे। फर्स्ट अंग था, और दूसरा जो था वो मगध था, और तीसरा जो था वैशाली था, यानी कि बज्जी था। तो ये 3 महाजनपद हैं जो बिहार में हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले का जो भी वीडियो है आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।